Well, good morning, students. Students, हम अपना पॉलिटिकल का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ वी विल स्टार्ट द सेकंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स का जो सेकंड चैप्टर है, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इसको शुरू करने जा रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जो पिछला चैप्टर था वो समझ में आ चुका होगा. तो अब हम इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर को शुरू करते हैं. वेल स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अपने आसपास की तरफ देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं, तो यू हैव सीन अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज डन बाय पीपल. मीन्स आप अपने फादर को भी देख सकते हो या अपने फैमिली मेंबर में किसी अदर पर्सन को भी देख सकते हो. वो किसी न किसी प्रकार की डिफरेंट जो एक्टिविटीज है वो करते रहते हैं. तो स्टूडेंट, हमें ये इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती क्या है और इनको कितने सेक्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है, इन सब चीजों को डिस्कस करना है. तो आज हमारा जो चैप्टर होगा वो है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. तो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करते हैं, ऑल द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज. स्टूडेंट, यहाँ पर मैं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज की बात कर रहा हूँ. तो जितनी भी हम इकोनॉमिकल एक्टिविटीज करते हैं, वो सारी की सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है और किस प्रकार से उनका कंट्रीब्यूशन हम इंडियन डेवलपमेंट के अंदर देखते हैं, इस चीज को हम आज इस चैप्टर में समझेंगे. वेल बेसिकली हम कौन कौन से कंटेंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए. इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ये जितनी भी हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है उनके डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर एंड द एम्प्लॉयमेंट थिंग. मीन्स उसके बाद हम देखेंगे कि टर्शरी सेक्टर जो है वो किस प्रकार से एक बिगेस्ट सेक्टर बनता जा रहा है, एक इम्पोर्टेंट सेक्टर बनता जा रहा है हमारी इंडियन इकोनॉमी में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर. तो हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. और एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर. तो पूरे चैप्टर में बेसिकली हम इन 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी. मींस जो पहला जो हमारा सेक्टर है उसको देखते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. दिस इज द फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन. मीन्स हम बार बार इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है. सो द एक्टिविटीज विच आर कंडक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. मीन्स ऐसी एक्टिविटीज जिनका मेन एम होता है पैसा कमाना, मनी को अर्न करना, वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो होती है आपकी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज करती है. इनमें से कुछ एक्टिविटीज तो ऐसी होती हैं दैट प्रोड्यूस गुड्स while others produce services. No doubt students, सारी एक्टिविटी जो कि हम पैसे के लिए करते हैं वो सारी की सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज कहलाती हैं. पर इनमें से कुछ एक्टिविटीज तो ऐसी होती है जो किसी गुड्स को प्रोड्यूस करती है, बट इनमें से कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो कि सर्विस को प्रोवाइड करती है. तो इस आधार पे ये इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है. आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा. नाउ स्टूडेंट, हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं. अगर मैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमने जो जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है उनको 3 मेन बेसिस के आधार पे डिवाइड किया है, या आप कह सकते हो इनको बांट दिया गया है, मींस क्लासिफाई किया है. तो वो 3 मेन बेस है. द फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी. पहले हमने जो क्लासिफिकेशन किया वो एक्टिविटी के नेचर के आधार पे किया, मीन्स एक्टिविटी किस प्रकार की है. द सेकेंड वन ऑन द बेसिस ऑफ द वे पीपल आर एम्प्लॉयड, मीन्स एम्प्लॉयमेंट बेसिस के आधार पे किया. And the third one is on the basis of the way people are on the basis of ownership. Means ownership के आधार पे किया. यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है, जैसे on the basis of the ownership के आधार पे किया. तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर हमने अपनी एक्टिविटीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है और इन 3 पार्ट के आधार पे उनको क्लासिफाई किया है. तो अब हम इन तीनों जो 3 चीजें हैं उनको ही आगे डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम इस क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि उन 3 प्रकार से किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है. फर्स्ट वन इज ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, जहां पर हम इसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में डिवाइड करते हैं. नोट डाउन, नेचर ऑफ एक्टिविटी के आधार पे हम उनको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर. द नेक्स्ट वन इज ऑन द बेस ऑफ द वे पीपल आर एम्प्लॉयड. तो उस आधार पे हम इसको डिवाइड करते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. एंड द नेक्स्ट वन इज ओनरशिप के आधार पे. स्टूडेंट यहाँ पर दोबारा से फिर गलत है, तो बताती ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप. ओनरशिप के आधार पे हम इसे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में डिवाइड करते हैं.
तो इस तरीके से जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो इस प्रकार से है। अब हम इन क्लासिफिकेशन को ब्रॉड मैनर से डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड मैनर से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ एक्टिविटी, जहां पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। अब हम इन 3 सेक्टर्स को आज की वीडियो में डिटेल्ड में पढ़ते हैं। स्टूडेंट, प्राइमरी सेक्टर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइमरी सेक्टर होता क्या है? इट रेफर्स द एक्टिविटीज, it refers the activities it refers the sector of economy which uses natural resources to produce goods। मींस इसके अंदर ऐसे एक्टिविटीज आती है, इसके अंदर इकोनॉमी का वो सेक्टर आता है जहां पर नेचुरल रिसोर्स का यूज करके गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। मींस हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर नेचुरल थिंग का यूज कर रहे हैं, उसके बाद नेचुरल प्रोडक्ट को बना रहे हैं। इस तरीके से ये जो सेक्टर होता है वो नेचर से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। इट मींस इट इज एसोसिएटेड डायरेक्टली विद नेचर। कारण क्या है? क्योंकि नेचुरल फैक्टर, इसके अंदर जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती है उसके अंदर नेचुरल फैक्टर्स जो होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। यही कारण है कि इस सेक्टर को डायरेक्टली नेचर से एसोसिएट मानते हैं। मींस ये सेक्टर जो होता है डायरेक्टली नेचर से एसोसिएटेड होता है, क्योंकि इसके अंदर जो नेचुरल फैक्टर होते हैं वो इस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, फिशरी, ये सारी आती है। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। मींस जिस वक्त ह्यूमन बीइंग सेटल्ड लाइफ बिताने लगा तो उसने अपनी जो लाइवलीहुड अर्न करनी शुरू की, तो शुरुआत में उसने सबसे पहले क्या किया? नेचर से इंटरेक्ट किया, देन अपनी लाइवलीहुड को अर्न किया। तो वो सेक्टर आपका जो हुआ वो प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। और इस प्राइमरी सेक्टर के अंदर मैक्सिमम एक्टिविटी जो होती है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, इसीलिए इसको अदर नेम से जाना जाता है जो है एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर। तो यहाँ पर आपका ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइमरी सेक्टर का जो अदर नेम है वो क्या है? तो वो है एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर। मींस एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर। अब इस बात को समझते हैं कि प्राइमरी सेक्टर को ये क्यों कहते हैं, इस बात को समझते हैं। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आपको कॉटन का देता हूँ। अगर मैं कॉटन को ग्रो करने की बात करता हूँ तो उसके लिए आप सबसे पहले आपको नेचुरल फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल फर्टिलिटी, वाटर, एयर, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब क्या हुआ? हमने इन नेचुरल फैक्टर के माध्यम से इस कॉटन को ग्रो किया है। तो इस तरीके से कॉटन क्या है? एग्रीकल्चर के माध्यम से हमने अचीव किया है। तो क्योंकि मैक्सिमम एक्टिविटी जो होती है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, यही कारण है कि हम इसे एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और नॉर्मली इस प्रकार का जो सेक्टर है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर फॉलो किया जाता है। मींस मैक्सिमम ऐसी कंट्रीज जहां पर डेवलपमेंट नहीं हुई, जो कि अभी डेवलपमेंट की स्टेज की तरफ अग्रसर हो रही है, ऐसी कंट्रीज के अंदर प्राइमरी सेक्टर जो है आज एक लाइवलीहुड का सोर्स बना हुआ है। तो ये आपका प्राइमरी सेक्टर है, जो कि आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है। मींस व्हाट आर द बेसिक फीचर ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। तो अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आप इस तरीके से 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। So this is the primary sector. Now we will discuss about the secondary sector. अगर मैं सेकेंडरी सेक्टर की बात करता हूं तो सेकेंडरी सेक्टर को हम क्या कहेंगे? इट कवर्स ऑल दोज एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स। मींस हम यहाँ पर क्या करते हैं? हम नेचुरल प्रोडक्ट का यूज करते हैं और नेचुरल प्रोडक्ट के यूज करने के बाद उसे हम मैन्युफैक्चरिंग मेथड से एक अदर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने नेचुरल प्रोडक्ट का यूज किया और मैन्युफैक्चरिंग मेथड से किसी अदर फॉर्म को प्रोड्यूस किया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी सेक्टर जो हुआ वो इसका रॉ मटेरियल बना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करके हमने सेकेंडरी प्रोडक्ट अचीव कर लिया। यही कारण है इसे सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? हाँ, यहाँ पर हम नेचुरल प्रोडक्ट जो है उसका यूज करते हैं और विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हम क्या करते हैं? उस प्रोडक्ट को चेंज करते हैं। अब जो ये मैन्युफैक्चरिंग होती है वो मैक्सिमम कहाँ पर होती है? या तो वो किसी फैक्ट्री के अंदर होगी या किसी वर्कशॉप के अंदर होगी। तो यही कारण है कि इस सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। मींस इसका अदर नेम जो है वो है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं शुगर, गुड़ एटसेट्रा। अब शुगर केन क्या है? हमारा एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, या हम कह सकते हैं एक हमारा प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है। उसे हमने क्या किया? एज ए रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया,
देन उसको हम शुगर मिल के अंदर लेके गए और शुगर मिल की उस प्रोसेस के माध्यम से, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के माध्यम से हमने शुगर और जो गुड है उसे अचीव किया। तो इस तरीके से इसके अंदर ये सारा का सारा चीज यूज हुई कि नेचुरल प्रोडक्ट का यूज किया एज ए रॉ मटेरियल, देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की एक फैक्ट्री या एक मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप के अंदर, देन उसके अंदर हम एक फाइनल या अदर प्रोडक्ट को प्राप्त कर लिया। तो इस तरीके से सेकेंडरी सेक्टर जो है, सॉरी जो सेकेंडरी प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर हुआ। स्टूडेंट यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। और नॉर्मली सेकेंडरी सेक्टर जो होता है वो मैक्सिमम जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है, ऐसी कंट्रीज के अंदर फॉलो किया जाता है, ऐसी कंट्रीज के अंदर यूज किया जाता है। So now students, we will discuss about the tertiary sector. Now student, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, इन दोनों के अंदर हमने क्या किया, किसी ना किसी चीज को प्रोड्यूस किया। यहाँ पर हमने क्या किया, प्राइमरी सेक्टर के अंदर हमने नेचुरल प्रोडक्ट का यूज करके, नेचुरल फिनोमिना को यूज करके किसी नेचुरल प्रोडक्ट को अचीव किया। सेकेंडरी सेक्टर में हमने प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट को एज ए रॉ मटेरियल के रूप में यूज करके हमने एक सेकेंडरी फॉर्म का एक ऑब्जेक्ट अचीव किया। बट टर्शियरी सेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट है। Activities which provide support to primary and secondary sector, they are placed under the tertiary sector. Means ऐसी activities जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसकी डेवलपमेंट में सहायता करती है, वो सारी की सारी जो सेक्टर होते हैं उन्हें हम टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। और नॉर्मली अगर मैं टर्शियरी सेक्टर की बात करता हूँ, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स, इसमें किसी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं किया जाता, बल्कि इसके अंदर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो सपोर्ट करते हैं प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को। यही कारण है कि इसका अदर नेम जो है वो सर्विस सेक्टर है। मींस इसका नाम, अदर नाम क्या हुआ, सर्विस सेक्टर। जैसे प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर कहते हैं, सेकेंडरी को इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, ऐसे ही टर्शियरी सेक्टर का जो अदर नेम है दैट इज सर्विस सेक्टर, उसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। और पहले दो सेक्टर्स में हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, बट इस सेक्टर में हम गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि इस सेक्टर के अंदर हम केवल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हम केवल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ताकि प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ कॉम्बिनेशन क्रिएट करके देश की डेवलपमेंट की जा सके। एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा। ये हर एक चीज जो होती है वो आपके टर्शियरी सेक्टर में आती है। मीन्स मैं इस वक्त टीचिंग कर रहा हूँ, तो ये जो टीचिंग फैक्टर है, ये जो टीचिंग आप कह सकते हो प्रोफेशन है, इट इज आल्सो इन टर्शियरी सेक्टर, ये भी एक टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है। बट स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं, इनमें से कुछ बेसिक एसेंशियल सर्विसेज भी रिक्वायर्ड होती हैं, जिसके लिए प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मीन्स इसके लिए प्रोफेशनल डिग्री की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, IT सर्विसेज, ये सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं। तो ऐसी कुछ एसेंशियल सर्विसेज जो कि इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है, उन्हें हम प्रोफेशनल्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, उनको भी हम इसी सेक्टर में डिवाइड करते हैं। बट स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंस है। जिस वक्त हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हम केवल 3 सेक्टर की बात करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। बट जिस वक्त हम ज्योग्राफी के अंदर डिस्कस करेंगे सेक्टर्स को, वहां पर ये 3 से की जगह पर 5 सेक्टर हो जाएंगे। यहाँ पर टर्शियरी सेक्टर को फर्दर डिवाइड कर दिया जाएगा क्वाड्री और क्वाड्रिनेटर के अंदर। तो अगर आप में से कोई बच्चा आगे ज्योग्राफी 11th में ज्योग्राफी या 12th में ज्योग्राफी लेगा, तो उस बच्चे को पता चल जाएगा कि इसको कैसे डिवाइड करते हैं। बट अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हो तो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास केवल ये 3 सेक्टर ही रहेंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो इस तरीके से आपको मैंने ये तीनों सेक्टर्स बता दिए हैं कि तीनों सेक्टर्स किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़े से अदर फैक्टर्स और डिस्कस कर लेते हैं ना स्टूडेंट। हम यहाँ पर थोड़ा सा कंपेयर करेंगे तीनों सेक्टर्स को। बट स्टूडेंट्स, मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि तीनों सेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट थिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, और इनमें से कई चीज तो क्या होती है कि एक चीज को प्रोड्यूस ना करके सर्विस प्रोवाइड करती है। मीन्स हम 3 डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि जिस वक्त हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन का क्राइटेरिया लेते हैं कि मान लीजिए हम स्पोर्ट्स में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम स्पोर्ट्स के आधार पर कंपैरिजन करेंगे। अगर हम स्टूडेंट्स के मार्क्स के आधार पर कंपैरिजन करते हैं तो वो मार्क्स के आधार पर एकेडमिक कंपैरिजन हो जाता है। पर इसके अंदर हमारे तीनों सेक्टर्स अलग अलग तरीके से हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन आएगा कि हम ऐसा कौन सा सिंगल मेथड यूज करें जिसके माध्यम से हम तीनों सेक्टर को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि तीनों सेक्टर में कोई एक ऐसी कॉमन चीज ले जो कि तीनों सेक्टर्स में अवेलेबल होती है, उस आधार पे हम इनको कंपेयर कर सकते हैं।
तो जो कॉमन थिंग है वो है आपकी वैल्यू, इट मीन्स मनी। मीन्स आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कीजिए, आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कीजिए, हर एक चीज के अंदर एक कॉमन वैल्यू मिलेगी, वैल्यू, क्योंकि हर एक चीज की वैल्यू है और उस वैल्यू के आधार पे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है दैट इज अ कॉमन थिंग। सो एवरी गुड एंड सर्विसेज हैज अ वैल्यू। तो इस तरीके से अगर हमें तीनों को कंपेयर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैलकुलेट ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। हमें तीनों सेक्टर्स के गुड्स और सर्विसेज को कैलकुलेट कर देना चाहिए, देना होगा और उसके आधार पे कंपैरिजन कर लेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल मेथड, ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। बट यहाँ पर भी स्टूडेंट कुछ है, देखते हैं क्या है। अब हमारे पास यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन आता है कि कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करें। हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन आता है, मीन्स उन्होंने कहा कि वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। इट मीन्स हमने प्राइमरी सेक्टर की को कैलकुलेट कर दिया, सेकेंडरी की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया, टर्सरी की सेक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया, तीनों में कंपैरिजन कर दिया तो कंपैरिजन हो गया। इट्स रॉन्ग मेथड स्टूडेंट्स, इट्स रॉन्ग मेथड। लास्ट ईयर आपको मैंने 9th के अंदर एक चीज बताई थी, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई थिंक तो आपको ये इंपॉर्टेंट टर्म याद होगी। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, द सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर, इट इज कॉल्ड जीडीपी। एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की है उसकी जो टोटल वैल्यू होती है वो कहलाती है जीडीपी। हमारे यहाँ पर इसे जीडीपी कहते हैं। बट हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट होगी। हमें जीडीपी को कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं। स्टूडेंट, जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और उस एग्जांपल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि जीडीपी में किस चीज की वैल्यू को काउंट किया जाता है और किस चीज की वैल्यू को काउंट नहीं किया जाता। जिस वक्त हम जीडीपी को काउंट करते हैं, जिस वक्त हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, उस वक्त हमें जितने भी फाइनल प्रोडक्ट होते हैं उनकी वैल्यू को काउंट करना होता है। नो डाउट स्टूडेंट, मैंने क्या कहा, जितने भी फाइनल प्रोडक्ट होते हैं उनकी वैल्यू जीडीपी में जाती है। तो यहाँ पर मैं फाइनल वैल्यू को कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर है, वो क्या करता है, अपनी वीट को ग्रो करता है और वीट ग्रो करने के बाद उसे मार्केट में 8 रुपीज पर केजी के आधार पे बेच देता है। आफ्टर देन क्या होता है कि एक ट्रेडर उस चीज को परचेज कर लेता है, मीन्स उस वीट को परचेज कर लेता है, उसके बाद उसे ग्राइंड करके उसे आटा बना लेता है और वो उस आटे को मार्केट में 10 रुपीज पर केजी बेचता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक मैन्युफैक्चरर क्या होता है, वो उसे परचेज करता है और वो मैन्युफैक्चरर, इसके अंदर क्या होता है, ऑयल या इसके अलावा आप कह सकते हो शुगर, इन सबको मिलाकर 4 पैकेट बिस्किट के प्रिपेयर करता है और जिनकी वैल्यू क्या होती है, 60 रुपीज पर पैकेट, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या करता है, 60 रुपीज पर पैकेट बना लेता है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर, और वो 60 रुपीज में वो 4 पैकेट बिस्किट के बना लेता है 60 रुपीज के आधार पे। तो इस तरीके से एक प्रोसेस चल गई आपकी जीडीपी काउंट करने की। तो स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर 3 प्रोसेस की बात करता हूँ तो 3 प्रोसेस में आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, आपका फाइनल प्रोडक्ट बना बिस्किट। आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बना स्टूडेंट वो बना बिस्किट। इससे पहले आपने के पास आटा है या आपने शुगर और ऑयल को मिलाया है या उससे पहले व्हीट है, वो स्टूडेंट फाइनल प्रोडक्ट नहीं है आपके, वो केवल इंटरमीडिएट गुड्स है। वो केवल क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। और मैंने आपको बताया है कि जिस वक्त हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं केवल फाइनल प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो उस जीडीपी में आती है, किसी भी इंटरमीडिएट गुड्स की नहीं जाती। इसका मतलब है कि फार्मर का जो प्रोडक्ट था वो एक इंटरमीडिएट गुड्स है, ट्रेडर का जो गुड्स था वो एक इंटरमीडिएट गुड्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फार्मर जो है एग्रीकल्चर एरिया से बिलोंग करता है तो वो वहां से कट हो जाएगा, मीन्स वहां से उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से सो द बिस्किट इज अ फाइनल गुड्स। इस तरीके से बिस्किट क्या हुआ, हमारा फाइनल प्रोडक्ट हुआ। सो द वैल्यू ऑफ बिस्किट विल बी काउंटेड टू फाइंड द प्रोडक्शन लेवल। किसी भी देश की प्रोडक्शन लेवल को फाइंड आउट करने के लिए, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बिस्किट जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बना। और इसके अंदर जो अदर जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उन सब की जो आप कह सकते हो वैल्यू जो है वो ऑलरेडी बिस्किट के अंदर विद्यमान है, बिस्किट के अंदर ऐड कर दी गई है, ठीक है। तो वो इंटरमीडिएट गुड्स बन चुके हैं और जिसकी वैल्यू हमने एक बार काउंट कर लिया है तो उसको दोबारा से हम कैलकुलेट नहीं करते, हम उसको दोबारा से नहीं बनाएंगे। तो इस तरीके से जिस वक्त हम फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू डिसाइड करेंगे तो वो डिसाइड होगा कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है, अदर इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो उसमें से निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरीके से जीडीपी बनती है। देन स्टूडेंट, हम अपनी फाइनल डिसीजन लेंगे, कंपैरिजन करेंगे उसके आधार पे। ओके स्टूडेंट्स,
तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि तीनों सेक्टर्स में कैसे कंपैरिजन होता है और इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर। इन दो चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आई होप जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो चुका है और अब हम अपना क्वेरी सेशन स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स,